अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। और हम देखेंगे कि हमारी कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं। वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम 1 हम कर रहे हैं, सस्क्यूवेना इक्विपमेंट रेंटल्स। और ये चैप्टर 5 है, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग की बुक है, विलियम्स हाका बेटनर। और जो एडिशन है वो एडिशन आपका 16 है। हम ये सीक्वेंस में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इसकी जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, लेक्चर नंबर 4 तक हमने रिक्वायरमेंट नंबर 6 जो कि 10 कॉलम वर्कशीट थी, ये हमने 10 कॉलम वर्कशीट कंप्लीट की। आज की इस रिक्वायरमेंट में हम इस लेक्चर में हम रिक्वायरमेंट नंबर बी और सी कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम बी स्टार्ट करते हैं। बी में पूछा हुआ है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड बैलेंस शीट। तो पहले हम ये 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होती है और फिर हम उसको कंप्लीट करके देखेंगे। ये हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस यहाँ पे ये प्रिपेयर किया था। और ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमने कैसे प्रिपेयर किया था? ये हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज थी और ये एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी और हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मौजूद था। हमने उनको इनकॉर्पोरेट किया और ये हमने फिर दिस वन हमने फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। तो यहाँ से हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमने पिक किया है और हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इस लेक्चर में जो हमने रिक्वायरमेंट नंबर फुलफिल करनी है वो रिक्वायरमेंट नंबर हम बी करेंगे और रिक्वायरमेंट नंबर हम सी करेंगे। ये दो हमने करनी है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर बी में था इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे? नेम ऑफ द कंपनी लिखेंगे और हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट और हम लिखेंगे ये फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2011। इनकम स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट है, हम रेवेन्यूज लेते हैं और इसमें से हम लेस कर देते हैं सबसे पहले तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा हम सारे एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं। तो रेवेन्यू अगर आप चेक करें तो दिस वन ये मौजूद है, रेंटल फीस अर्न। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं रेंटल फीस अर्न। तो कोई हमारे पास और रेवेन्यू नहीं है तो यही हमारा टोटल रेवेन्यू होगा और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कितना है, ये 43,200 है। तो 43,200 ये हमने एज इट इज ट्रायल बैलेंस से कॉपी कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम ले लेते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट और टैक्स काउंट नहीं करते। इसके अलावा हम तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से मौजूद हैं, या हम लाइन से देखते हैं। सैलरीज एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। इंटरेस्ट हम अभी नहीं लेंगे। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और इनकम टैक्स भी हम अभी नहीं लेंगे। तो बाकी तमाम एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लाइन से लिखते जाते हैं। सैलरीज एक्सपेंस, उसके बाद है मेंटेनेंस एक्सपेंस, फिर है utilities expense, then we have rent expense। इंटरेस्ट हमने अभी नहीं लेना। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसके बाद हमारे पास है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये हमने ले लिया। सैलरी, इनकम टैक्स एक्सपेंस अभी हमने नहीं लेना है। इन सब की अमाउंट हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अमाउंट हमारे पास कितनी मौजूद है, ये 11,800 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 11,800, देन 600, देन 700 और उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए रेंट हमारे पास है 4,000,
फिर हमारे पास है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 2500 एंड देन हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है जो कि 400 है। तो तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब आप ऐड करते हैं तो इनको हम कहेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम आउटर कॉलम में लिख रहे हैं और ये हमने क्या करना है, ये हमने लेस करना है, तो इसीलिए हम इसको माइनस लिख रहे हैं माइनस के साइन के साथ। ये हमने किस में से लेस करना है, ये हमने अपने रेवेन्यू में से लेस करना है। तो जब आप रेवेन्यू में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको हम कहेंगे इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की ये इनकम है। ये हमने यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या माइनस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है। आप देख लें कि इंटरेस्ट सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट चेक करें। इंटरेस्ट हमारे पास कितना मौजूद है, 500। तो हम यहाँ से लेस कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 500। तो ये हम माइनस कर देंगे 500। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी इसको हम कहेंगे इनकम बिफोर। अब इंटरेस्ट हो गया ना तो इसको हम सिर्फ टैक्स कहेंगे, इन बिफोर टैक्स। यहाँ पे हम इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और सबसे आखिर में हम माइनस करेंगे टैक्स। और टैक्स हमारे पास चेक कीजिए, इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है, 9080। तो हम आखिर में माइनस करेंगे, लेस कर देंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस जो कि कितना आ रहा है, माइनस में लिख रहे हैं 9080। ये हमने माइनस करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 13620। और ये हमने इसको क्लोज कर दिया और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेट इनकम। नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आप कुछ भी कह सकते हैं, नेट इनकम लिख दें, नेट प्रॉफिट 13620। और याद करें हमने लास्ट लेक्चर में जो इनकम स्टेटमेंट 10 कॉलम वर्कशीट बनाई थी, ये देखें ये उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है। यहाँ पे हम इसको कलर से मेंशन कर देते हैं 13620। तो अब हमारा जो इनकम स्टेटमेंट का आंसर है वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि सेम ही आना चाहिए है। सो ये हमारी थी इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में हमने क्या किया, सिंपल तमाम एक्सपेंसेस तमाम रेवेन्यू लिए हैं और रेवेन्यू में से हमने क्या माइनस कर दिया, एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम बनाने लगे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाते हैं और इसको हम इनकम स्टेटमेंट के बजाय क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इसका सिंपल तरीका होता है, तरीका क्या होता है कि हमारे पास रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस होता है, इसमें हम ऐड करते हैं अगर कंपनी ने कोई नेट इनकम बनाई होती है, और अगर लॉस बनाया हुआ होता है तो हम लेस कर देते हैं, और हम लेस करते हैं डिविडेंड्स। तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। सो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में चेक कर रहे हैं तो ये मौजूद नहीं है, ये मौजूद होगा भी नहीं क्योंकि ये आपका फर्स्ट मंथ ऑफ द ऑपरेशन है। तो फर्स्ट मंथ जो ऑपरेशन का होता है उसमें रिटेन अर्निंग तो मौजूद ही नहीं होती, तो ये हमने जीरो लिख दी। नेट इनकम आपने ये बनाई है इनकम स्टेटमेंट में, तो ये हम यहाँ से कॉपी करते हैं 13620। डिविडेंड्स आपने पे किए, डिविडेंड आपके 2000 के हैं, ये रिकॉर्ड किए हैं, तो यहाँ से हम डिविडेंड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिटेन अर्निंग का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसको जब हम एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास ये 11,600
600 आ रहा है. दिस 11,600 इज बेसिकली योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग. सो लास्ट काम हम करेंगे, हमारा बैलेंस शीट है तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं. नेम ऑफ द कंपनी हम लिखते हैं. हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट. और ये फॉर द ईयर या फॉर द मंथ एंडेड नहीं होती, बल्कि एज ऑन होती है. तो एज ऑन December 31st 2011 हमने बनाया. बैलेंस शीट की एक साइड पे तमाम एसेट्स आते हैं, और एसेट्स आपके करंट एसेट्स में डिवाइड होते हैं. कुछ करंट एसेट्स होते हैं और कुछ आपके फिक्स्ड एसेट होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम कर लेते हैं मर्ज और सेंटर. तो टोटल एसेट्स आ गए. एसेट साइड हमने मर्ज कर दी. ओके. तो बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. अच्छा जी, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, या कन्वर्ट हो जाते हैं. किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अब अगर हम लाइन से देखें हमारा ट्रायल बैलेंस, तो हमारे पास करंट एसेट्स जो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड चेंज हो जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? accounts receivable, कैश, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड रेंट, ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं. और अगर हम देखें हमारे पास और कोई करंट एसेट्स मौजूद नहीं है. तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट में हम लाइन से लिखना शुरू करते हैं. कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ऑफिस सप्लाईज, prepaid rent, then unexpired इंश्योरेंस. और कोई हमारे पास करंट एसेट नहीं है, तो इन सब को हम ऐड कर देते हैं और हम लिख देंगे टोटल करंट एसेट्स. तो इनको हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं, और इनर कॉलम में हम इसको टोटल कर देते हैं. ये कैश हमारे पास मौजूद है, कितना मौजूद है? 65,000. तो हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से कॉपी कर रहे हैं. 9,900 हमारे पास मौजूद है. अकाउंट्स रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाई 600, 8,000 से हमारी प्रीपेड रेंट है. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 9,600 मौजूद है. और जब हम इनको टोटल करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं टोटल करने के बाद. और हेयर इट इज. सो इनको हमने टोटल किया, और टोटल हमारे पास जो आ रहा है दिस वन. तो टोटल करंट एसेट्स हमारे पास मौजूद है. हम डॉलर के साइन के साथ लिखेंगे 93,100. ये हमने आउटर कॉलम में लिखना है टोटल करंट एसेट्स. उसके बाद हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट हमारे पास कितने. फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लॉन्ग लाइफ एसेट्स होते हैं. तो फिक्स्ड एसेट जो हमारे पास मौजूद है, वो इक्विपमेंट मौजूद है. ये देखिए, रेंटल इक्विपमेंट मौजूद है. और इससे रिलेटेड जो हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड है, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे. इसकी प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? इसमें हम लिख देते हैं रेंटल इक्विपमेंट. ये हमने रेंटल इक्विपमेंट लिख दिया. इसकी अमाउंट कितनी है? हमने यहाँ पे देखा 240 से हमने इसको कॉपी किया. सो हमने 2,40,000 लिख दिया, और इसमें से हम क्या चीज लेस कर देंगे? लेस कर देंगे इसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन. तो हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेस किया, जो कि हमारे पास ये आ रहा है 2,500. ये हम जब इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितनी आएगी?
और कोई क्योंकि फिक्स्ड एसेट नहीं है तो इसी को हम टोटल फिक्स्ड एसेट कह देते हैं, जो कि आ रही है 237,500। इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने कहा है टोटल फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे एक हमने लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, और फिर हम इसका टोटल लिख देंगे, और इसका टोटल हम लिख देते हैं दिस वन। यानी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। और टोटल एसेट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं? ये हमने लिखा टोटल एसेट्स। अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटी वाली साइड पे। दूसरी साइड पे हम लिखते हैं लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। तो इनको भी हम किस तरह लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपने विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे करनी होती हैं, यानी 2 3 4 5 आप कह लें महीने के अंदर, या मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर आपने पे करनी होती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी मौजूद हैं। जितने भी पेबल्स हैं, ये देख लीजिए, अकाउंट्स पेबल, डिविडेंड पेबल, अनअर्न्ड फीस, ये करंट लायबिलिटीज हैं। नोट्स पेबल लायबिलिटी तो है लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल, सैलरीज पेबल, इनकम टैक्स पेबल, ये सारे आपके करंट लायबिलिटीज हैं। तो हम वन बाय वन लिखते हैं। अकाउंट्स पेबल हमारे पास है, डिविडेंड्स पेबल हमारे पास है, अनअर्न्ड रेंटल फीस है, फिर है इंटरेस्ट पेबल, देन वी हैव सैलरीज पेबल, देन वी हैव इनकम टैक्स पेबल। सो इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल करंट लायबिलिटीज। और हम इनको लिख लेते हैं वन बाय वन। अकाउंट्स पेबल हमारे पास अमाउंट कितनी है? हमारे पास है 1700। तो ये हमने 1700 लिखी। डिविडेंड्स हमारे पास 2000 है, और ये अमाउंट हम ये कॉपी करते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास अर्नड है 4300। इंटरेस्ट पेबल ये नीचे दिया हुआ है 500। सैलरीज पेबल भी हमने लिखा हुआ है 1400। इनकम टैक्स पेबल है 9080। सो तमाम लाइबिलिटीज जितनी भी आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं, आप उनको ऐड करेंगे। हम इनको ऐड कर लेते हैं लाइक दिस। तो आप इनको ऐड करें तो आपके पास जो हेडिंग आएगी टोटल करंट लाइबिलिटीज, ये हमने आउटर कॉलम में लिख दिया, इसको हमने लिख दिया 18980। तो ये आपकी करंट लाइबिलिटीज आ गई। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हम लिखते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हमारे पास हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कि जिसको आपने पे करना होता है, आपके पास टाइम होता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, 2 4 साल 5 साल। तो अब यहाँ पे आपके पास जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं वो हैं नोट्स पेबल। और नोट्स पेबल की अमाउंट आपके पास कितनी है ये हमने चेक करना है। तो हम देखते हैं कि नोट्स पेबल की अमाउंट हमारे पास कितनी है। दिस वन नोट्स पेबल ये मौजूद है। तो नोट्स पेबल है 1 लाख। हम यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। और जब हम इसको टोटल कर देंगे तो हमारे पास टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाएंगी, जो कि कितनी आ रही हैं? 1 लाख आ रही हैं। दोनों लाइबिलिटीज को जब आप ऐड करेंगे, इन दोनों को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं और इनको हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास वर्ड जो यूज होता है वो क्या यूज होगा? टोटल लाइबिलिटीज का। तो ये आ जाएगा 118,980। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टोटल लाइबिलिटीज। उसके बाद लास्ट कॉलम हमारे पास है ओनर्स इक्विटी।
ओके। सो ओनर्स इक्विटी में हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, रिटेन अर्निंग्स और कैपिटल स्टॉक। तो हम लिखते हैं कैपिटल स्टॉक और हम लिखेंगे रिटेन अर्निंग्स। ओके। सो कैपिटल स्टॉक का जो हम बैलेंस लेंगे वो हम कैपिटल स्टॉक का ट्रायल बैलेंस से हम चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कैपिटल स्टॉक कितना मौजूद है, ये देखें 2 लाख कैपिटल स्टॉक है। और फिर रिटेन अर्निंग का बैलेंस हम कहाँ से लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग से। तो यहाँ पे हम कैपिटल स्टॉक इनर कॉलम में टोटल कर लेते हैं। कैपिटल स्टॉक कितना है, 2 लाख है। ये हमने लिख लिया। रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग से लिखा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस वन, हम इसको ऐड करके आउटर कॉलम में ले आते हैं, 211 620। ओके। सो इसको हम कहते हैं टोटल ओनर्स इक्विटी। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यानी टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, तो हमारे पास ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए, है टैली होनी चाहिए है। हम रीचेक करके देखते हैं। तो दोनों साइड हमारी देखिए बैलेंस शीट की क्या आ रही हैं, हमारी दोनों साइड बैलेंस शीट की बैलेंस्ड आ रही हैं, यानी इक्वल बैलेंसेस आ रहे हैं। आप यहाँ देखें 330 600 और इधर भी 330 600 है। तो ये हमने बैलेंस शीट बनाई है, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट इस लेक्चर की है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अगर आप देखें तो यहाँ पे है, आपसे सवाल में पूछा हुआ है सी पार्ट में, प्रिपेयर अ रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर टू accompanying the December 31st financial statement. Your solution should include separate note adjusting each of the following areas. अब हमारे पास तीन जो डिस्क्लोजर है वो सिर्फ तीन डिस्क्लोजर पूछ रहे हैं। पहला डिस्क्लोजर वो डिप्रिसिएशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम पहला डिस्क्लोजर डिप्रिसिएशन के बारे में हम लिख देते हैं। यहाँ पे मैं आपको शेयर कराती हूँ एक्सेल शीट भी, ताकि हम साथ साथ आंसर भी लिखते जाएं। तो जब हम ये देखिए आपके पास दोनों मौजूद हैं सामने। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, पहली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है डिप्रिसिएशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्क्लोजर। तो पहला जो डिस्क्लोजर है वो डिप्रिसिएशन पॉलिसी है। अच्छा जी, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बेसिकली ये हम नोट्स टू दी अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। और जब हम IS 1 के मुताबिक हम ये कहते हैं हमारी 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट हो गई और पांचवी को हम नोट्स टू दी अकाउंट्स को भी इसी के अंदर शामिल करते हैं। तो इसमें अब आपने सबसे पहले पहला डिस्क्लोजर देना है डिप्रिसिएशन पॉलिसी, यानी आपने बताना है कि आप कौन सी डिप्रिसिएशन मेथड यूज करते हैं। तो हमने जब सवाल शुरू किया था तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हम जो डिप्रिसिएशन मेथड यूज करते हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे आप चेक करें, ये देखें हमने डिप्रिसिएशन मेथड कैलकुलेट किया था ये स्ट्रेट लाइन से। ये हमने कॉस्ट को डिवाइड किया था लाइफ से। तो लाइफ कितनी है, 8 years है। तो ये आपने यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। सिंपल इन वर्ड्स आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि डिप्रिसिएशन यू हैव कैलकुलेटेड, या इसको अगर आप इस तरह लिखें कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इज कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। और फिर आप ये भी साथ में लिखेंगे कि द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द रेंटल इक्विपमेंट इज 8 years। तो आपने बताना है कि डिप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज हुआ है और इसकी क्या लाइफ है। तो फिर आप वो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके भी इधर आप डिस्क्लोजर में दिखा सकते हैं। दूसरा पूछा हुआ है मेच्योरिटी डेट्स ऑफ द मेजर लाइबिलिटीज। तो इसमें एक ही लाइबिलिटी है जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, वो है नोट्स पेबल। और नोट्स पेबल के बारे में हमने इसमें पढ़ा था यहाँ पे जब हमने एडजस्टिंग एंट्री की थी, ये नोट्स पेबल। और इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ी थी। ये देखें नोट्स पेबल, हम एडजस्टिंग डेटा देखते हैं। नोट्स पेबल, ये दिस वन,
एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन नोट्स पेबल इज 6%। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो हम बता सकते हैं। इसके अलावा जो हमने नोट पेबल यानी कि जब हमने क्रिएट किया था तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए था ये देखें। हमने यहाँ पे दिस वन रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमने परचेज की थी ऑफिस इक्विपमेंट, और हमने 1 लाख का नोट पेबल था हमारे पास, और ये कितने टाइम पीरियड के लिए है, 1 ईयर के लिए। तो हम डिस्क्लोज क्या करेंगे, नोट पेबल 1 ईयर के लिए है, और इस पे इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे हो रही है, इस पे इंटरेस्ट की पेमेंट 6% के हिसाब से हो रही है। और लास्ट रिक्वायरमेंट है पोटेंशियल लायबिलिटी ड्यू टू पेंडिंग लिटिगेशन। अगर आपको याद हो हमने एक एंट्री बनाई थी 27 या 6 दिसंबर को, दिस वन यहाँ पे कि इनका एक को डिफेंडर के तौर पे इनका नाम आ गया था, ये लिटिगेशन चल रही है। तो इस लिटिगेशन की आपको डिस्क्लोजर देना होगा, और डिस्क्लोजर क्या देना होगा कि अभी जो लिटिगेशन है स्टिल पेंडिंग है, और जो कंपनी जो है वो हैज बीन लिस्टेड इन को डिफेंडर के तौर पे, और द एक्सटेंट ऑफ लीगल एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनी कैन नॉट बी डिटरमिन एट दिस टाइम। क्योंकि हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था लेक्चर 1 में कि यहाँ पे हम अभी इसको डिटरमिन नहीं कर सकते, जब फैसला होगा कोर्ट का तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगी। तो आप यहाँ पे सिर्फ इसको हम डिस्क्लोज कर देंगे, यहाँ पे थर्ड डिस्क्लोजर हम यहाँ पे दिखा देंगे, एंड दैट्स इट। सो हमारा जो आज का ये लेक्चर था ये कंप्लीट हो गया। लास्ट जो हमारा अब लास्ट रिक्वायरमेंट रह गई है वो हमारी क्लोजिंग एंट्रीज की रह गई है। तो अब हम लास्ट लेक्चर एक और प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम रिक्वायरमेंट नंबर DEFG ये हम कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारा ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।